कंप्लीट रिवीजन हुआ? एनी क्वेरी? जो एमसीक्यूज दिए हैं पिलाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, ओके बताते बेटा। एमसीक्यूज को सॉल्व किए तुम लोगों ने जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं? कवर्ड पोर्शन से पिलाई मैं बताती हूँ बेटा एक बार। एनी अदर क्वेरी? ओके फिर मैं पूछ रही हूँ, फास्ट रिप्लाई देना। डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लैजेला बताओ। Second question, flagella is made up of which protein? Third question, amphitrachus and lophotrachus. फास्ट रिप्लाई करो। फ्लैजेलिन प्रोटीन करेक्ट है। बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला नहीं बेटा, फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। पेज नंबर इन एनसीईआरटी बुक। अभी तो बेटा एनसीईआरटी में ये सब बहुत कम कम दिया होगा। एनसीईआरटी का चल रहा है आपका 127, 128। फ्लैजिला फ्लैजलिंग के बारे में 129 पे दिया हुआ है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन टॉपिक के अंदर। टॉपिक है 8.4.1 सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। आर यू गेटिंग? आर्यन मिला आपको? पेज नंबर 129। पिलई फिम्ब्रियई। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आया तो आंसर आना चाहिए ना।
Amphitrachus has flagella at one end, while Lophotrichus has tuft of flagella at one end. एम्फी में बेटा फ्लैजिला एट बोथ एंड होगा, either सिंगल और डबल. एंड लोफो में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड. नोट्स बनी सबकी? देखो ऑफलाइन ओपन होगा तो मैं नोट्स चेक करूंगी बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पूरा की दे रहा है एक तरीके से बायोलॉजी की. चलो भी आज के स्टार्ट करते हैं. हाँ करेक्ट है, वेरी गुड. आया बेटा, आपको क्लियर है? एकता, ईरा, इकरा, नेहल, प्रज्वल, रमेश, रोहन, सानिका, शान्या, श्रेया, श्रेयस. श्रेयस तो चलो अभी डिस्काउंट पे चलेगा एक दो दिन. सिद्धि, नेहा, शुभान, तान्या, तन्वी, वैष्णवी, वेदांत, योगीराज, योजना. योगीराज, योजना, आज आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? करेक्ट है बेटा, करेक्ट है. सिद्धि, देवाशीष, सोहिनी, आर्यन, ओके करेक्ट है, करेक्ट है. चलो चलो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. हाँ किसी ने पूछा था पिलाई के बारे में. just listen carefully. When I said sexual reproduction for any organism, it means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम लोग पढ़ते हो कि जनरल डिफरेंसेस पढ़ते हो कि सिंगल पेरेंट, डबल पेरेंट, गैमेट फॉर्मेशन, नॉट गैमेट फॉर्मेशन, सेम एज प्रोजेन, सेम एज पेरेंट, क्लोन फॉर्मेशन, क्लियर, वेरिएशन. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरिएशन. मीन्स पेरेंट से कुछ ना कुछ चेंज होगा डॉटर में. क्लियर? पेरेंट्स एंड daughter cell should be difference in genetic composition. ठीक है? somewhat कुछ भी हो, कितना परसेंटेज है, that doesn't matter, but 100% सिमिलर नहीं होंगे. जब हम कहें कि 100% सिमिलर, 100% सिमिलर, अब एक वर्ड नोट डाउन कर लेना, दैट इज आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स 100% सिमिलरिटी, मतलब ए और बी एकदम एक जैसे हैं, 100% सिमिलर, तो आइडेंटिकल बोलते हैं. अदरवाइज हम ऐसे बोलते हैं दे आर 80% आइडेंटिकल टू ईच अदर, 80% सिमिलरिटी है. ठीक है? सिमिलरिटी बोलना ज्यादा अच्छा रहता है. 70% सिमिलरिटी, 89% similarity, 95% similarity. But when similarity comes to 100%, that become identical. एकदम जुड़वा. क्लियर? अब ये है जिनके बीच में वेरिएशंस नहीं होगा, एक जैसे होंगे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि जेनेटिक चेंज हुआ होगा. अब इस केस में क्या है, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा? ना यहाँ कोई सेक्स ऑर्गन है मैडम, ना यहाँ आपने गैमेट बनवाया, ना यहाँ आपने कोई रिप्रोडक्शन का मेथड बताया, सीधे आपने बोल दिया कि पिलाई इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बेटा जी देखो, जब सिंगल सेल की बात हो रही है तो हम सिंगल सेल में सेक्स ऑर्गन बना नहीं सकते. पहली बात, सिंगल सेल खुद ही कन्वर्ट हो सकती है गैमेट में.
ये दूसरी बात। लेकिन यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं है, यहाँ पे मैम ने कहानी बता रखी है कि एक पोर्शन होता है इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का, और एक पोर्शन है इनके पास इनका अपना डीएनए। ये इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सेल जो मैम ने बताई है, इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है और इसके पास नहीं है, तो इसको बोलते हैं F+, जिसके पास है। क्या होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है तो इसको ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं F+, नहीं है उसको बोलते हैं F-। दोनों के पास एक स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई इज लार्जर देन फिम्ब्रियाई इन साइज बट स्मॉलर देन फ्लैजेल। ओके, तो ज्यादा हम आर्टिस्टिक नहीं होते हैं, हम डायरेक्ट आपको पिलाई के बारे में बता रहे थे। एक पिलाई इधर है, एक पिलाई इधर है, ये दो पिलाई आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये मॉडिफाइड होके एक ट्यूब बना लिया इन्होंने। ओके, अब देखो सिर्फ मैं ट्यूब बना, कोई बैक्टीरिया की बात नहीं, एक ट्यूब बन गई जो इनके पिलाई की वजह से बनी हुई है। पिलाई इज मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन और उसके बीच में हॉलो स्पेस है, तो हॉलो स्पेस हुआ तो वो ट्यूब एक पाथ की तरह वर्क करेगा। नाउ ये जो एफ प्लाज्मिड था, ये जो एफ प्लाज्मिड है इसका, ये यहाँ से कुछ मूवमेंट को शो करता है, कुछ पोर्शन ये रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना लिया। इसके पास तो है ही, रह जाएगी इसकी कॉपी, और एक कॉपी इसकी यहाँ से ट्रेवल करी और एट द रिजल्टेंट इसके अंदर आ गई। तो तुम दूसरा इमेज बनाओगे, अगर बनाना चाहते हो इमेज को समझना, तो एफ प्लाज्मिड से F- प्लाज्मिड की तरफ वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मूव करके आ गया। ओके बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये एक सेल से सेल ए से सेल बी की तरफ ट्रैवल कर गया। नाउ यू कैन रिलेट कि सेल बी का जो इनिशियल जेनेटिक कंपोजिशन था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? उसके पास क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके पास अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी आ गया, तो इज इट चेंज और नॉट? सिंपल बताओ आप लोग, चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ओके, बस जब चेंज हो गया, जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ? इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which named conjugation because that tube is known as conjugation tube. जिसको बनाने में पिलाई ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड उसके थ्रू ही F+ प्लाज्मिड मूव करके एक F+ सेल से F- सेल की तरफ आ गया। एज ए रिजल्टेंट F- सेल बिकम F+। इज इट क्लियर? किसने पूछा था? हर्षिता, क्लियर है बेटा? बाकी सबको भी क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब आगे हम मूव करते हैं। तो हमने फ्लैजेला आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रेई सभी अपने अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्दो दे ऑल आर द प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द सेल एनवेलप। ओके बेटा, क्लियर? इसमें फ्लैजेला मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा था, फिम्ब्रेई अटैचमेंट में रोल प्ले कर रहा है। अदर होस्ट किसी पैरासाइट है तो होस्ट के सरफेस से अटैच करा देगा, और नॉर्मली इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है तो जहां पे है वो वहां पे अटैच करने में उसकी रोल प्ले करेगा। देन हम बात करते हैं कि इसमें जो हुक वाला क्वेश्चन, वहां पे रिंग प्रेजेंट है, रिंग आपको याद रखनी है। यस बेटा, ए स्टिल हैज प्लाज्मिड बिकॉज प्लाज्मिड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुप्लीकेशन, तो वो डुप्लीकेट कर जाएगा, और एक डुप्लीकेट किया, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी तरीके से प्लाज्मिड रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन आप समझ लो। तो पहले प्लाज्मिड अपने को डबल करेगा, ये प्लाज्मिड डबल किया, दो प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड मूव कर गया, एक प्लाज्मिड उसके पास एज इट इज।
ओके, तो रिंग आपको याद रखनी है, पी रिंग, एल रिंग एंड एस एम रिंग। फिर ये सभी एक्चुअली ये क्या स्ट्रक्चर है, ये दे आर द मॉडिफाइड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। सभी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन से बना। ये सारे रिंग्स, ये मोटर प्रोटीन, ठीक है, ये मोटर स्विच, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो यू कैन सी कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है? जिसमें सिंपलर प्रोटीन, कई सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होकर एक स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? फिर हमने बात करनी है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मींस कंपैरेटिव कि यूकैरियोटिक के फ्लैजेला एंड प्रोकैरियोटिक के फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है। क्योंकि फ्लैजेला यूकैरियोटिक के भी पास है जैसे कुछ नहीं, तो आप सब जानते हैं कि मेल गैमेट स्पर्म स्पर्म मूव करता है, स्पर्म मोटाइल है और स्पर्म का जनरल स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन ऐसे ही बनाते हैं, क्यों? तो स्पर्म के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो कोई तो डिफरेंस है दोनों के फ्लैजेला में, उसको बहुत मार्क करके रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बेटा, तो ये टेबल आप सबने बना ली होगी, मैंने उस दिन ही बोला था बना लेना। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला, और यू कैन से प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। स्मॉलर एंड सिंपलर स्ट्रक्चर, जो पहले आया है उसी का स्ट्रक्चर सिंपलर बनाया है नेचर ने। तो प्रोकैरियोटिक का कैसा हो गया? छोटा फ्लैजेला हो सकता है, सिंपलर हो सकता है। क्यों? यूकैरियोटिक का अगेन लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फ्लैजिलिन जो मेन डिफरेंस से पूछा जाता है, दैट इज किस प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, 53 किलो डाल्टन सब यूनिट, ये प्रोटीन का वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट। आप ट्यूबलिन इधर आप नोट डाउन करो, ट्यूबलिन। ओके, ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी जैसे स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाने के लिए। ओके बेटा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहे हो, इसके अंदर अगर माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबलिन प्रोटीन है, इट मीन्स कि इसके अंदर, जैसे मैंने कंपैरेटिव आपको बताया था कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, उसका एक कवर होगा, उसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर जा रहे होंगे, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है। जस्ट आप कहीं पे भी देखना कोई टुकड़ा होगा तो उसके अंदर कॉपर वगैरह के वायर्स होंगे, या कलर्ड वायर भी हो सकते हैं अंदर, मतलब उनके ऊपर भी एक हो सकता है कि कवरिंग हो, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस कलर की, और फिर फाइनली एक उसके ऊपर पूरे तार की कवरिंग हो। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो ये हो जा रहा है आपका यूकैरियोटिक जो अंदर से फिल है। ये था आपका प्रोकैरियोटिक जो कि अंदर से हॉलो था। ये चीज ध्यान रखना, ट्यूबलिन प्रोटीन का प्रेजेंट है, बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर से पूरा हॉलो है। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में 9+2। व्हाट इट मीन्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इन माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पेरीफेरी पे, मतलब सराउंडिंग में 9। अब इसके किनारे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ले आए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ स्ट्रक्चर है ना बेटा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। मैं आपको कैसा ड्रॉ कर रही हूँ, ये कट करके ऊपर से दिखा रही हूँ कि आप इस पाइप को ऊपर से देखो, ठीक है। आपने पूरा इलेक्ट्रिक वायर कट कर लिया और उस इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे है, यहाँ से आपने कट करके ऊपर से देखा, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा बताओ? दिखेगा। तो 9 हो गया पेरीफेरी में एंड 2 हो गया सेंटर में। तो ट्यूबलिन प्रोटीन कितने हैं, कैसा अरेंजमेंट है? 9+2। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। अब बात आती है बैक्टीरियल फ्लैजेला का भी कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। बीच में हॉलो था, किनारे फ्लैजेलिन प्रोटीन की चेन है, तो लिखो उसको 1+0 अरेंजमेंट। 1+0 अरेंजमेंट लिख लिया, इस टेबल में दिया नहीं हुआ है, लिख लो उसको ऐड करके। अगर कल उस दिन लिख लिया नोट्स में तो वहां पे लिखो 1+0
एंड 9+2, और 9+2 एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अभी यूकैरियोटिक फ्लैजेला जब डिटेल में पढ़ेंगे, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, वहां पे फिर से आएगा ये, तो डिटेल में बात करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो अरेंजमेंट ध्यान में रखना है। डिफरेंस है ये पहला कि स्मॉलर है लार्जर है, वो अलग बात है, चलो। दूसरा चीज कि किस चीज का बना है, मेडअप ऑफ व्हाट, मेडअप ऑफ विच यूनिट, बोथ आर प्रोटीन मेडअप ऑफ, लेकिन one is made up of plasmin protein and another one eukaryotic one is made up of tubulin protein. ट्यूबुलिन नेम इंडिकेट करता है कि इससे बनने वाले स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब्यूल होता है। ट्यूब्यूल में भी कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो एक चीज मैंने मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, ये इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट कराएगा प्रोकैरियोटिक वाला। एक बार निकला है तो घूम के ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मूवमेंट, या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर। तो ये फ्लैजेला कैसे मूव करेगा, ऐसे। ओके, ये प्रोकैरियोटिक वाला इस तरीके से। तो एक रोटेटरी मूवमेंट हो गया, एक बेंडिंग मूवमेंट। ओके, अब देखो बेटा ये चीजें हैं, ये मूव कर रही हैं, ये चल रही हैं, ये मोटिलिटी को शो कर रही है। तो जैसे तुम बचपन में खिलौने खेलते होगे, अभी भी खेलते होगे हो सकता है, तो आप देखते हो कि कुछ खिलौने ऐसे हैं जो, मैक्सिमम खिलौने ऐसे हैं जो बैटरी से चलने वाले, सेल से चलते हैं, क्लियर। तो अब ये भी चल रहे हैं बेटा, इनको मोबिलिटी करनी है तो इनको कुछ तो यूज करना है, तो वो एनर्जी है। वो एनर्जी जो प्रोकैरियोट यूज करते हैं वो प्रोटॉन ड्राइवन होता है, मतलब यहाँ पे लिखो H+, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। ओके, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वो यूज करते हैं ATP, बोथ आर एनर्जी। ओके बच्चा, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला जो प्रोटॉन बोलते हो ना, दैट इज द वही प्रोटॉन है। सिंपल प्रोटॉन को आप दिखाते हो H+ से। अब केमिस्ट्री में बताएं इसकी, H के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, तो वो बचता है सिर्फ उसके पास प्रोटॉन, तो उसको बोलते हैं आप H+। इज इट क्लियर बच्चा, डिफरेंस क्लियर है। तो दोनों को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हैं, वो प्रोटीन जिससे वो बने हुए हैं वो प्रोटीन अलग अलग हैं, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों को हम टर्म दे रहे हैं फ्लैजेला, बिकॉज बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। मूवमेंट के लिए किस तरीके का, प्रोकैरियोटिक रोटेटरी एंड यूकैरियोटिक बेंडिंग मूवमेंट। वेरी गुड, क्लियर। तो अब फिर से ओवरऑल एक स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं। बाहर की तरफ सेल एनवेलप था, देन प्लाज्मा, सेल एनवेलप की थर्ड लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स थे, मेसोसोम्स थे, क्रोमेटोफोर्स थे, जो कि रेस्पायरेशन एंड फूड सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। फिर इसी सेल एनवेलप पे हम बाहर की तरफ जो कैप्सूल था उसकी बात करें तो कैप्सूल में ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम है, ठीक है, तो स्लाइमी लेयर उसको बोल रहे हैं, एंड हार्ड है तो उसको कैप्सूल बोल रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया, फिर हम जो एक्सटेंशंस निकले हुए हैं उनकी बात करें तो उन एक्सटेंशंस में हमने देखा कि फ्लैजेला है, पिलाई है, फिम्ब्रियाई है, सभी अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल्स देखी थी प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे कि फ्लैजेला किस तरीके से एक प्रेजेंट है, एक एंड पे प्रेजेंट है, दोनों एंड पे प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, तो वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। और हमने क्या बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी, क्लियर। फिर एक जनरल मैम ने बता दिया है कि अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट है। एज द नेम इंडिकेट कि दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब बैक्टीरिया के अंदर उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि उसकी मैकेनिज्म, वो बैक्टीरिया डेड हो जाए अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उससे रिमूव करके यूटिलाइज किया जाए। तो किसी टेक्निक को, किसी प्रॉपर्टी को यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक बनाई गई है जिसमें आप इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बाहर निकालते हो और उसमें अपना
जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जस्ट सपोज आपको इंसुलिन इंजेक्शन बनाना है, इंसुलिन बनवाना है, तो उसके लिए आप ह्यूमन बॉडी में ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में, आपने बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जीन डाल दिया ह्यूमन इंसुलिन का, तो वो प्लाज्मिड के पास प्रॉपर्टी है कि वो रेप्लिकेट करेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, एंड इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। तो वहां पे सिंथेसिस होने लगेगी, फिर ये बैक्टीरिया एक फैक्ट्री की तरह काम करेंगे, एंड देन आइसोलेट द इंसुलिन, प्यूरिफिकेशन होता है एंड पैकेजिंग होता है। ये मैंने क्यों बताया, ताकि वो जो प्लाज्मिड वर्ड आया है वो आपको थोड़ा क्लियर है। ओके, फिर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखा, पिलाई का फंक्शन देखा, एंड राइबोसोम अभी हुआ कि नहीं हुआ? राइबोसोम अभी नहीं हुआ है। चलो, तो यहाँ पे अपने ओवरऑल एनवेलप पे क्या स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन पे क्या स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन क्या है, मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस क्या है, ये सब आपका प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट हो गया। दिस इज रियल इमेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, जिसमें आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन ट्यूब बना हुआ, पाइलस बोलते हैं जिसे, या कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन में पिलाई एक्सटेंशन रोल प्ले करती है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपके पास एनसीईआरटी आ गई है तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, मार्किंग करोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। Besides flagella, पिलाई and fimbriae are also surface structure, मतलब extension है, ठीक है, of bacteria but do not play a role in motility. Direct MCQ. The पिलाई are elongated tubular. देखा अभी आपने कैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप एक पिलाई को इलाज करोगे तो elongated मतलब लंबा, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, ओके, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, नाम नहीं दिया हुआ है, नाम लिख लेना, पिलिन। The fimbriae are small brushes-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams. Streams means जो बहता हुआ पानी जा रहा है, and also to the host tissue. It depends कि बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका लाइफ का हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे उसका सर्वाइवल चल रहा है, ठीक है। अब ये आपको कंपैरेटिव दिख रहा है सीलिया और फ्लैजेला का, जिसमें बाद में बात करेंगे सीलिया का। इस 9+2 को समझाने के लिए मैंने ये इमेज ले लिया है, ताकि वो जो 9+2 आया था वो आपको क्लियर हो जाए। इसको आप कट करके देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। नोट कर लेना, ये कोई ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने ऐसे कट किया है और देख रहे हो आप इसको ऊपर से, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। एंड अगर आपने सेम स्ट्रक्चर को ऐसे कट किया और आप देख रहे हो इस साइड से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस। ऐसे टर्म आते रहेंगे आपको, एलएस ऑफ दिस, टीएस ऑफ दिस, तो ये भी ध्यान में रखो। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कैसे हुआ, जब आपने उसको वर्टिकली कट किया, एंड जब आपने उसको हॉरिजॉन्टली कट किया तो ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अभी ये हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, इसमें अब आप देखो, काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2। क्लियर, ये सेंटर वाले सिंगल सिंगल है, 9+2 अरेंजमेंट। अब ये क्या है, क्यों यहाँ पे दो गोले दिख रहे हैं, ये स्पाइक क्या है, ये सारी स्ट्रक्चर कैसे है, ये क्या है, ये सब हम लोग यूकैरियोटिक प्लाज्मा में डिटेल में। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अभी बस आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। एंड इसके से अब क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, बेस में इसके बेसल बॉडी होगा, फिर यहाँ हुक होगा, फिर यहाँ पे पूरा एक्सोनीम बोलते हैं, जो ये पैकेट है, जो 9+2 का अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं एक्सोनीम। तो आप इसी तरीके से देखो, आपके घर में जो वायर की सप्लाई गई है वो उसमें कुछ ऐसे ही तार, अब ये डिपेंड्स कि कितने तार हैं, कैसे अरेंजमेंट है, वायर्स उसके अंदर आपको दिखें।
अभी इसको आपको ना ड्रॉ करना है ना इसके नाम सारे याद रखने हैं, वो अपने टाइम पे आएगा। नाउ नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक अभी नहीं पढ़ रहे बेटा, वो बस कंपैरेटिवली दिया है इसलिए नोट नहीं करना है। 9+2 नोट किया, उसको समझने के लिए दिखाया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, वी नो कि जो ऑर्गेनेल सब में प्रेजेंट है, चाहे छोटी कंपनी रहे या बड़ी कंपनी रहे, जिस कंपनी को लगाया गया है उससे जो सिंथेसिस प्रोडक्ट जो बनना है, तो वो प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन तो वो ओनर रखेगा ही रखेगा ना बेटा। एक छोटे से कमरे में उसने कंपनी स्टार्ट कर दी है, छोटे से कॉस्ट लगा के स्टार्ट की है, तो भी उसके पास मशीन होनी चाहिए। बड़ी कॉस्ट लग गई है, उसको प्रॉफिट आ गया, उसने कंपनी बदल ली, बड़ा कर लिया, अपने लिए केबिन वेबिन बनवा लिया, लेकिन फिर भी राइबोसोम तो एवरीवेयर प्रेजेंट रहेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट यू ऑल नो दैट इज राइबोसोम। अब एदर यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों 2 यूनिट के बने हुए, 2 यूनिट के बने हुए स्ट्रक्चर है। क्यों? एक स्मॉलर यूनिट है, एक ऑब्वियसली लार्जर यूनिट। ठीक है, दोनों के सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? लार्जर यूनिट अकेले रह सकता है, स्मॉलर यूनिट अकेले रह सकता है, और कंप्लीट यूनिट भी दिख सकती है। तो आप यूकैरियोटिक की बात करो या प्रोकैरियोटिक की बात करो, आपको इस तरीके के 3 डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम के दिख जाते हैं सेल के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? कंप्लीट राइबोसोम 2 यूनिट के असेंबल होने से बनता है, एक यूनिट छोटी है, एक यूनिट बड़ी। तो आपको जब आप राइबोसोम स्टडी करते हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हो राइबोसोम का, तो आपको 3 टाइप्स के राइबोसोम हमेशा दिख जाएंगे। या तो लार्जर यूनिट अकेले अकेले घूमती हुई दिखेगी साइटोप्लाज्म में, या तो स्मॉलर यूनिट दिख जाएगी, या तो दोनों बाइंड किए हुए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो कंप्लीट यूनिट दिख जाएगी। इट मीन्स कि प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट यूनिट को फॉर्म होना पड़ता है। बाकी राइबोसोम भी डिटेल में ये एस क्या लिखा है, ये 28S क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S है, एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? जो आप असेंबल करके खिलौने बनाते हो ना, वो ब्लॉक्स वाले, उसी तरीके से आप समझ लो कि कुछ ब्लॉक्स हैं जिसको 2 ब्लॉक्स को जोड़ के राइबोसोम बने। अब आपको ये भी दिख जाएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 129 पे, हेडिंग है 8.4.2। 8.4.2 क्लियर? हेडिंग का नाम है राइबोसोम एंड इंक्लूजन्स बॉडी। अभी ये प्रोकैरियोटिक चल रहा है, तो प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब सिंपली आप देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज रटना नहीं अपने को, इससे हर चीज की समझ होनी चाहिए। हम बताना ये चाहते हैं कि mRNA आएगा डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके। एक सिंपल सी थ्योरी है बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बॉस होगा, एक सेक्रेटरी है, और कई सारे एम्प्लॉय हैं। क्लियर? और उसको फंक्शन करवाना है। तो बॉस कौन हो गया? बॉस हो गया आपका डीएनए, जिसने सेक्रेटरी को बुलाया और उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। तो वो क्या हो गया आपका? सेक्रेटरी है, वहां पे वर्क कर रही है। क्लियर? सेक्रेटरी आई बॉस के केबिन से बाहर, अगर यूकैरियोटिक होगा तो केबिन होगा, नहीं तो प्रोकैरियोटिक है तो सिंपली बॉस से इंफॉर्मेशन लेके आई, और उसने एक एम्प्लॉय जो स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर काम के लिए, जो अभी बॉस ने असाइन किया, वो है राइबोसोम, उसके पास गई और उसको इंफॉर्मेशन दी कि ये पर्टिकुलर कॉन्फिडेंशियल कोड लेके मैं आई हूँ, इस कोड से तुमको प्रोटीन बनाना है। तो फाइनली उस कंपनी का इस प्रोसेस में प्रोडक्ट जो बना, वो प्रोडक्ट को इंस्ट्रक्ट किसने किया था, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसके पास थी?
बॉस के पास, एंड हु इज द बॉस? डीएनए इज द बॉस। क्लियर? अब आप यहाँ पे इमेज में देखो, ये इमेज में आपको दिख रहा है यहाँ पे एमआरएनए, एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं। एक दिन मैंने हल्का सा बताया था आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कोड है, जिस कोड से इंफॉर्मेशन निकालनी है, देखो यहाँ पे कोई बोलने वाला तो है नहीं, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो तो समझ में आ रहा है। ना एमआरएनए बोल सकता है, ना राइबोसोम सुन सकता है, ये तो है नहीं, ऑर्गेनिज्म है नहीं, एनिमल तो है नहीं है, तो इनको केमिकल इंटरेक्शन करना पड़ता है, इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको केमिकल इंटरेक्शन करना पड़ता है, इनको एटीपी लेना पड़ेगा, इनको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, इनको बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, इनको नई बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी और प्रोसेस को कैरी ऑन करना। तो सिंपली कोड है, कोडॉन है, वो इंफॉर्मेशन इसमें सेव है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब हेल्पर टीआरएनए भी आ रहा है यहाँ पे। टीआरएनए मतलब ट्रांसवर्स आरएनए, आरएनए के टाइप होते हैं बेटा। तो मैसेंजर एमआरएनए, एमआरएनए ने क्या किया? इंफॉर्मेशन लाया। राइबोसोमल आरएनए कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। तो यहाँ पे थ्री टाइप के आरएनए, ये पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है 12th में। अभी जितना बता रहे हो तब समझो कि यहाँ चलता क्या है, कहानी क्या है। तो आरआरएनए राइबोसोम के अंदर है, टीआरएनए जो फ्री राइबोसोम है उनको पकड़ के लाएगा, अमाइनो एसिड को पकड़ के लाएगा, और फ्री राइबोसोम एमआरएनए को पकड़ के ले आएगा, एंड अमाइनो एसिड को टीआरएनए ले आएगा। किसके रेस्पेक्ट में? इस कोड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे एक दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर AUG कोड है तो ये मेथियोनिन को कोड करेगा, मेथियोनिन को कोड करेगा प्लस ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा। तो यूनिवर्सली जितने भी प्रोटीन बनते हैं ना, उनका पहला पहला कोड हमेशा मेथियोनिन होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा, कोई हम बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं आपको, आपको ये समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम कर क्या रहा है। तो जैसे ही ये एमआरएनए जा रहा है, इसके पास जब तक AUG कोडॉन इसको नहीं मिलेगा, AUG कोडॉन नहीं मिलेगा, तब तक ये टीआरएनए और अमाइनो एसिड नहीं आएंगे। जैसे ही AUG कोडॉन मिला, टीआरएनए आया, इसके पास है मेथियोनिन अमाइनो एसिड, ये आके पहला अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच्ड है। अब दूसरे कोड के अकॉर्डिंग, जस्ट सपोज एलानिन का कोड है, दूसरा अमाइनो एसिड आ गया, इस अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये आगे बढ़ गया, ये सपोज ये दोनों हो गए, फिर तीसरा आया, चौथा आया, आते जाएंगे, बॉन्ड बनता जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बनती जाएगी, अमाइनो एसिड बनता जाएगा, और हर एक इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी, इस पूरे इंफॉर्मेशन को जब कोड कर दिया जाएगा तो एक आपका प्रोटीन वहां पे बन जाए। उसके बाद ये सारा यूनिट, जो फैक्ट्री का यूनिट स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट बन गया, सब असेंबल हो जाएंगे, ठीक है, डिसम्बल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कहानी का सार ये था कि राइबोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसको डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए ये वहां पे एक वर्कर की तरह बैठा हुआ है, एक मशीनरी लेके बैठा हुआ है, जहाँ पे वो कोड को भी स्टडी कर रहा है, कोड के अकॉर्डिंग टीआरएनए बुला रहा है, टीआरएनए को फिर अपने से बाइंड कराएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा, अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, एंड फाइनली एक प्रोटीन चेन बन जाती है। फिर ये पूरी यूनिट अलग अलग हो जाएगी एंड फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, क्लियर है? अब देखो, क्योंकि न्यूक्लियोइड था यहाँ पे, न्यूक्लियोइड था, समझना, न्यूक्लियोइड था, ओपन था, अगर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आने पे ये प्रोसेस होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अभी न्यूक्लियोइड है, ओपन है डीएनए, तो जैसे जैसे डीएनए में एमआरएनए बनता जाएगा, उसी, ये देखो ये भी रियल इमेज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, एंड जैसे जैसे आपका एमआरएनए कोड लेके आएगा, एक साथ कई एमआरएनए डीएनए पे अटैच हो सकते हैं, और उसी कई आरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। क्लियर? इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, आप ये जो सपोज ये एक स्ट्रिंग हो गई,
तो क्योंकि सारा सिस्टम ओपन है, इस पे कई सारे राइबोसोम लगे हैं, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो इस तरीके का कंडीशन प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जा सकता है, ये यूकैरियोटिक में नहीं होता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ये समझ में आया बेटा? बेटा ओके, समझ में आया? फिर आप देखो स्टार्टिंग का पॉइंट देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और तुम्हें टाइम लेती हूँ। देखो मुझे क्या होता है, मेरे को मैकेनिक्स समझाने में बहुत मजा आता है और मैं चाहती हूँ सब समझ के पढ़ो। तो आप स्टार्टिंग में देखो तो आपको दिख रहा है ये लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट यूनिट हो रही है, एक यूनाइट हो रही है, और यहाँ पे ये mRNA के ऊपर मिल रही है एक दूसरे से, और ये कंप्लीट यूनिट बन गई। अब इस कंप्लीट यूनिट के अंदर वही काम हो रहा है जो पीछे वाली स्लाइड में दिख रहा था। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, रिसीव हो रहा है, एंड अमाइनो एसिड ऐड हो रही है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक मिनट को मैं पेन से क्लियर करती हूँ। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? जो पर्पलिश थ्रेड दिख रहा है वो स्ट्रक्चर क्या है? वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, फाइनली प्रोटीन कंप्लीट हुआ और डिटैच हो गया। तो एक ही एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना कि देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे घर से, अब समझो चीजें आ ही रही हैं तो सुनते चलो, तुम्हारे घर से कैप्सन की रोड है, वो बारिश में अभी तो माशाअल्लाह हो रखी है पूरी जगह की, रत्नागिरी की रोड। अब इनको काम दे दिया जाए कि बेटा आप मतलब बेटा नहीं, एम्प्लॉयज असाइन कर दिया जाए कि क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाए कि ये रोड पूरा बना दो। एक दिन में बननी है, तो एक दिन में वो या तो यहाँ से यहाँ ए टू बी पूरा 5 किलोमीटर की चलो डिस्टेंस है, ये एक दिन में वो लगा दे, यहाँ से यहाँ करने में उससे मेहनत लग जाएगी, 4-5 एम्प्लॉय है, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि 4-5 एम्प्लॉय की कई सारे एम्प्लॉय ले लिया और यूनिट बना दी, पार्ट बना दिया कि तुम कैप्सन के साइड से फॉर्मेशन स्टार्ट करो, ये वाले तुम्हारे घर के साइड से स्टार्ट किया, और बीच में भी कहीं स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ जहाँ पे सभी आपस में मिल जाएंगे, और फिर वो फ्रैक्शन 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 मिलके एक कंप्लीट रोड बन जाए। तो ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। राइबोसोम ने क्या किया? आधे 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 इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लिया और उसको प्रोटीन को बना लिया। इज इट क्लियर? तो अभी ये थोड़ा सा डेप्थ चला जाएगा अगर इससे ज्यादा हम बताएंगे। आपको बस ये समझना है कि ओपन टाइप का सिस्टम है, एमआरएनए कई सारी कोडिंग रीजन को लिया हुआ है, तो उसको एक साथ में कई सारे राइबोसोम अटैच होके पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में प्रोटीन बनवाना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन। पॉलीराइबोसोम मतलब एक एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम। क्लियर? इसी तरीके से डीएनए से कई सारे एमआरएनए हो सकते हैं। तो ये पॉलीराइबोसोम कंडीशन भी आपको पॉली दिख सकती है, मतलब कई सारे एमआरएनए पे कई सारे ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म एक साथ चले। इज इट क्लियर? अब एनसीईआरटी की लाइन है, नोट डाउन नहीं करना है, समझो, सिर्फ हाईलाइट कर लेना। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। देखो अगेन बात वही है कि जो स्ट्रक्चर है इन सभी को परफॉर्मेंस करने के लिए, सबको एक एसोसिएशन बनाने के लिए जो भी मेम्ब्रेन चाहिए वो ले देके क्या है आपके पास प्रोकैरियोटिक में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही। क्लियर? तो अगर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड आप बात करोगे तो राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। Although they are present in cytoplasm, they can perform their mechanism in the cytoplasm itself. They are about 15 nanometer. सारा मार्जिन, सारे जो ये डेटा दिए हुए ना बेटा, ये सब आपको याद होना करना पड़ेगा। 15 nanometer to by 20 nanometer in size and are made up of two subunits 50s and 30s। अब देखो कहानी ये है कि 50 और 30 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 80s, और यहीं पे गलती कर that 80s is the eukaryotic ribosome। क्लियर? 50s 30s में S is the sedimentation coefficient या Swedberg unit। क्लियर?
जो कि यूज किया था स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे। स्वेडबर्ग ने स्टडी की थी कि ये कितने, इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना है, मतलब कौन कितना बड़ा है, कितना भारी है, कितनी जल्दी वो सेडिमेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम ये भी पढ़ाएंगे टूल्स एंड टेक्निक में, अभी बस यहाँ पे समझ लो। इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रोटेशन पर मिनट होता है, रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट। उसमें क्या होगा, अपने अपने डेंसिटी के, अपने अपने भार के डेंसिटी, कितनी क्लस्टर है, कैसे स्ट्रक्चर है, कितना डेंस है, उसके अकॉर्डिंग सेल ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाते हैं। तो उस सेपरेशन में जब मेजर किया जाता है, तो मैंने बताया यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक कंप्लीट यूनिट का भी राइबोसोम मिल सकता है, दोनों यूनिट, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट भी मिल सकते हैं। तो जो जो जिसका जिसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। क्यों, लार्जर यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 50 आया, स्मॉलर यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 30 आया, दोनों कंबाइंड है तो 70 आया। ये है डेटा आपका प्रोकैरियोटिक का। इसमें कुछ भी आपको प्लस नहीं करना, मैथ्स नहीं लगानी है कि मैम 50 और 30 को प्लस करेंगे तो 80 आएगा, नहीं। 80 कैसे आ रहा है, 80 आता है 60 एंड 40। अब यहाँ पे आप प्लस करने जाओगे तो 100 आएगा। यूकैरियोटिक का लार्जर यूनिट 60s, स्मॉलर यूनिट 40s एंड कंबाइन यूनिट 80s। फिर इस पे बात करेंगे जब यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ेंगे तब। यहाँ पे सिर्फ ये जो एस 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 आ रहा है, इसको समझाने के लिए ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या छोटा सा लिख लो, स्वेडबर्ग यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय द एस। यहाँ कुछ आपको मैथ्स नहीं लगानी है, कोई प्लस नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे 50s के अंदर और क्या क्या आरएनए है, कैसा एस है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके बेटा, तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे अंडरलाइन करके रखनी है। जो इसका लेंथ है, साइज है, वो है 50 इंटू 20, 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर लंबाई चौड़ाई। एंड जो यूनिट है, जो स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है, दैट इज द 50s, 30s एंड 70s। अब आपके पेंसिल यहाँ पे चल जानी चाहिए, बुक में आप लिख लो। 50s is the larger subunit, 30s is the smaller subunit, and 70s is the complete ribosome. ओके, नेक्स्ट देखना है, उसी का एनसीईआरटी का ही है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैम ने तो पूरी कहानी सुना दी, आज हमें समझ में आया कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे होगा, एक आइडिया तो लग ही गया। नेक्स्ट है, अंडरलाइन कर लेना। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये जब पूछा जाएगा तभी इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए कंडेंस होता है। तो उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए, फिर डीएनए सिंगल रहता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए। ऐसा जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी आप देखो, ये स्ट्रिंग हो गया, ये बीड्स हो गए, उसको भी बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। तो किसके लिए पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, अदरवाइज पॉलीराइबोसोम इज ओके। सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, एक लाइन पे कई सारे राइबोसोम, थोड़ा स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट दिखना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली इससे प्रोटीन सिंथेसिस होते हुए दिखा।
The ribosomes of polysome translate the mRNA into protein. अब ये भी आपको सबको पता होगा, डीएनए से आरएनए का बना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन. एंड इसी आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, दैट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होता है? जब आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हो तो आप उस लैंग्वेज का फॉर्म चेंज कर देते हो, दैट इज द ट्रांसलेशन बेटा. तो अभी आपने कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज ट्रांसलेशन. The polysome translates the mRNA into protein. Is it clear बेटा? सबको क्लियर है? Any query? इससे ज्यादा डिटेल राइबोसोम हम लोग यूकैरियोटिक के साथ पढ़ेंगे, डिटेल फ्लैजेला हम लोग यूकैरियोटिक का फैसला पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहीं पे पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज. अगेन एनसीईआरटी की ही लाइंस है बेटा. 8.4.2 में ही इंक्लूजन बॉडी है. इंक्लूजन बॉडीज क्या है? जो मेरे से फंडामेंटल क्लासेस किए हैं वहां पे हमने एक टर्म यूज किया था, एर्गास्टिक बॉडी. याद है एर्गास्टिक बॉडी? ठीक है बेटा. जो कुछ चीज को स्टोर कर. यस बेटा, वेरी गुड. तो स्टोर कर रहे हैं, कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स वगैरह, कुछ फूड ग्रैन्यूल्स हैं, क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि वहां पे स्टोर हो रखे हैं, एज पर रिक्वायरमेंट यूज होंगे, तो रिजर्व मटेरियल हो. उसी तरीके का यहाँ पे भी है, उनको बोल रहे हैं इंक्लूजन बॉडी. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म. अब जगह इनके पास कहाँ है? एक ही कमरे में सब कुछ चल रहा है. ठीक है. तो स्टोर, आप जैसे हॉस्टल के कमरे में, अब आपने अपनी बुक्स भी रखनी है, अपना एडिबल पार्ट भी रखना है, ठीक है, अपने पैकेट्स भी रखने हैं, अपने चिप्स भी रखने हैं. अपना मैगी तो फेवरेट है हॉस्टल में भाई, रात को भूख लगती है तो मैगी चलता है, तो मैगी के पैकेट हैं. तो आपने क्या कर रखा है कि उसी हॉस्टल के कमरे में आपका स्टोरेज पार्ट भी रिलेट कर पा रहे हो. तो वही स्टोरेज बॉडी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उनको कलेक्टिवली वी कॉल द inclusion body. Stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system. क्योंकि साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, तो किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से ये बाउंड नहीं है. एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म. एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो पहली प्रायोरिटी पे आपको याद होने चाहिए. फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल. ठीक है, डिटेल हम बताते हैं, आप पहले एनसीईआरटी कवर कर लो. गैस वैक्यूल्स, जहां पे गैस स्टोरेज हो, आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ठीक है, बीजीए ऑलरेडी आपने सुना हुआ है. ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल भी होते हैं बैक्टीरिया, एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिर्फ ग्रीन है. ये सभी क्या है बेटा? ये पिगमेंटेड है. ये कलर क्या होता है? कलर इज पिगमेंट. इनके पास इस तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट. ओके बच्चा, क्लियर है? तो ये कुछ आपको इंक्लूजन बॉडी और एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको एनसीईआरटी से अपने नोट्स में, ये नोट्स में जाएगा बेटा, और आगे आपको टेबल दे रहे हैं, वो कंप्लीट टेबल आपके नोट्स में आएगी, जहाँ पे आप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप अलग मार्क कर लोगे. मैंने पहले क्लास में ही बताया है कि एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन अलग मार्क चलेगा एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलग मार्क कीजिए. देखो, अब ये नोट्स बनाने, स्क्रीनशॉट ले लो, आज बन जाना चाहिए नोट्स. नाम आया है एनसीईआरटी, मैंने बोला ना एनसीईआरटी कहीं कहीं सिलेबस की ही तरह बताएगी आपको. सिलेबस दे दिया उसने, अब आप पढ़ लो उसके बाद. नाउ देखो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, या आप उसी को बोल सकते हो पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल और वोलेटिन ग्रैन्यूल. अब डायरेक्ट टर्म आ जाएगा वोलेटिन ग्रैन्यूल. आप ढूंढते फिरोगे कि एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं था, तो इसी का साइनोनिम है वोलेटिन ग्रैन्यूल.
अब एक चीज तो हमें पता चल गया कि ये स्टोरेज वेसाइकल्स है, तो फंक्शन एज स्टोरेज रिजर्वायर और स्टोरेज ग्रैन्यूल फॉर, जो इसका नाम है वही ले आया हमने, फॉर फॉस्फेट एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज न्यूक्लिक एसिड। अब हमें फॉस्फेट का पता है कि एक तो लिख लेना, एक तो फॉस्फोलिपिड बनाने में फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फो, फॉस्फो इज फॉस्फेट, लिपिड इज लिपिड, ओके। दूसरा हम कह रहे हैं कि डीएनए, आरएनए, ठीक है, इसमें भी आपको अगर थोड़ा भी स्ट्रक्चर याद है तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है लैडर। अगर आप एक सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर में सीधा करें तो आप जो ये स्टेयर्स मैं बना रही हूँ इसमें जो सेंटर में रेड कलर से मैंने लाइनें खींची है, या रुको उसको ब्लू करते हैं जरा, ठीक है। ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो कि नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनती है। अभी आपको सब लिखने की नीड नहीं है, बस समझते चलो, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनती है, ATGC जो आप पढ़ते हो उसके बीच में। प्लस जो आपको ये रेड कलर वाली दिख रही है ना, रेड कलर वाले स्ट्रक्चर, ये है बैकबोन, और ये बैकबोन बनती है सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट की चेन। जैसे आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना बेटा, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, आप देख रहे हो पीछे स्पाइन जो है, ठीक है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। वर्टिब्रल कॉलम समझ में आता है सबको, वर्टिब्री। बैकबोन तो सबको समझ में आता होगा ना बच्चा। तो बैकबोन मतलब एक लंबी यूनिट दिख रही है, उसी तरीके से दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। इसको बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए, वही तो, इसको तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, कब मर्जी हो जाए डीएनए का कि हम रेप्लिकेट करेंगे तो फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कब मर्जी आ जाए प्लाज्मिड का कि हम तो रेप्लिकेट करके एफ माइनस के साथ कॉन्जुगेशन करने जा रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, वही स्टोरेज ग्रैन्यूल क्या हो जाएंगे, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल या वॉलेटिल ग्रैन्यूल। इज इट क्लियर, एक बार बता दो हाँ या ना। किसी को भी नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लेना। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, आपको बहुत अटेंटिव होके पढ़ना पड़ेगा। आपको पहला ही चैप्टर ऐसा लगेगा कि सो मच ऑफ कॉन्सेप्ट, सो मच ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ टफ, बट आप समझते चलोगे तो ट्रस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको प्रॉब्लमेटिक देगा। देखो अभी कल कल आपके सुपर सीनियर, मतलब सीनियर के सीनियर जो लोग अभी 12 सितंबर को पेपर देने वाले हैं, एलएन की सीरीज सॉल्व, एलएन का ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट दिया, उसमें 340 हाईएस्ट मार्क्स आए यहाँ से कैप्सन से, और 356 ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हैं बायो में। कुछ टफ नहीं रह जाएगा अगर आप सब कुछ समझते चलोगे। और इसमें भी 2 सिली मिस्टेक की है, मुझे तुरंत बताया मैम ये सिली मिस्टेक से रह गया, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स मतलब -1, -1, 2 तो माइनस हो गए, प्लस उसके 4 मार्क्स जो गए वो तो गए, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स का लॉस हुआ, 10 मार्क्स का, मतलब इट कुड बी 350। तो आप अच्छे से पढ़ोगे, चीजें आपको स्टैक्ड नहीं बनाओगे, एकदम नॉलेज वाइज आप अपने अंदर स्टोर करते जाओगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत मजेदार लगेगी। बायोफिलिक हो जाओ, फिलिक में समझ में आता है, लविंग, बायोफिलिक। अब इतने भी बायोफिलिक नहीं हो जाना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स छूट जाए, एक दो बच्चे मेरे ऐसे भी थे। बायो लविंग, क्लियर। एक दो बच्चे आज ऐसे हैं कि जिनसे सिर्फ बायो बायो करा लो, बायो तो 320 मार्क्स ले आएंगे और टोटल मार्क्स पता चल रहा है 410 पड़ा है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा प्लस करके भी उनके 90-100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इस 320 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाई नहीं होगा। तो सब बैलेंस में रहना चाहिए। चलो समझ में आ रही है बात मेरी, बीच बीच में ज्ञान लेते रहा करो। चलो अभी ध्यान से सुनो, फिर से वापस आते हैं। तो जरा भी टफ लगे तो समझ लो कि आप लर्निंग के प्रोसेस में हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
इन सम सेल्स दे एक्ट एज एनर्जी रिजर्व। अब एनर्जी रिजर्व वाली बात आ गई तो फिर एटीपी ध्यान में आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी पी मतलब फॉस्फेट। फुल फॉर्म पता है एटीपी का? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ऐसे लिख लेना पीछे। ओके, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें भी आपने देखा पी आ गया फॉस्फेट वाला। एंड पॉलीफॉस्फेट कैन सर्व एज एन एनर्जी सोर्स इन रिएक्शन। ट्राई एक से ज्यादा तो पॉलीफॉस्फेट हो गया। दीज ग्रेन्यूल्स आर समटाइम कॉल्ड मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। लार्ज ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे तो ये कलर लेके स्टेन कर सकते हैं। फॉस्फेट रिएक्शन करेगा स्टेन के साथ तो एक कलर भी दिखेगा, तो हम उसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। फिर ये बहुत मजेदार पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में ही अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? मैग्नेटोसोम कहते हैं उनको। मैग्नेटोसोम is used by some bacteria to orient in the earth's magnetic field. These inclusion bodies contain iron in the form of magnetite. Is it clear बच्चा? नोट डाउन कर लेना, ये सभी क्या है? इंक्लूजन्स बॉडी। मैग्नेट तो सबको समझ में आता होगा, आयरन भी सबको समझ में आता होगा, बढ़िया खेले भी होगे मैग्नेट से। अब ये भी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो फास्ट देखते हैं। ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन स्टोर किया होगा। मेनी बैक्टीरिया एग्जाम्पल इकोलाई। पॉलीग्लूकोज क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलीग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, तो कंपोजिशन हो गया पॉलीग्लूकोज, या आपसे कोई बोले तो ग्लाइकोजन को भी आप कर सकते हैं। रिजर्व कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। आपको पता है जो ग्लूकोज बना है वो हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी फूड सोर्स के फॉर्म में ट्रैप हो चुकी है, तो रिजर्व कार्बन सोर्स हो गया और एनर्जी हो गया। इसी एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं तो एटीपी बनता है। ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुकी है। दूसरा देखते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का एग्जांपल है पीएचबी, पूछा जाता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, 4 बार बोलना, याद हो जाएगा बेटा। पीएचबी पॉली बीटा, पॉली है बीटा है, एच से हाइड्रोक्सी, बी से ब्यूटायरिक। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड मतलब 4 कार्बन वाला एसिड है। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, इसको बोलेंगे एक इंक्लूजन बॉडी है। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। इसके पास क्या होगा? हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, क्योंकि आप बोल ही रहे हो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, तो पॉलीमराइज हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वहां पे प्रेजेंट होगा। रिजर्व कार्बन एंड एनर्जी सोर्स ये भी है, मॉडिफाइड है। पॉलीफॉस्फेट पढ़ा दिया अभी। लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे इसके पास। रिजर्व फॉस्फेट पॉसिबली अ रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। सल्फर ग्लोब्यूल, सल्फर ग्लोब्यूल फोटोट्रॉपिक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड लिथो, लिथोट्रॉपिक मतलब जो लिथो मीन्स होता है सॉइल, पत्थर, रॉक, ठीक है, लिथ। एक मिनट एक मिनट, लिथ मीन्स लिथो, जहां पे भी वर्ड आए ना इसको रॉक सॉइल से कनेक्ट करना बेटा, कई जगह आएगा, ठीक है, आपके ईयर के अंदर भी आएगा। तो लिथोट्रॉपिक कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया, इनमें ये प्रेजेंट होता है एंड इसको, इसमें स्टोरेज क्या है? सल्फर स्टोरेज है। रिजर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग सोर्स इन फोटोट्रॉप, रिजर्व एनर्जी सोर्स इन लिथोट्रॉप। अब सल्फर आपका कंपोनेंट हो जाता है प्रोटीन को फॉर्म करने में चाहिए, ठीक है, तो प्रोटीन को फॉर्म करने में जो सल्फर चाहिए उसको भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चा? तो सब स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हो गए, उन्हीं को आप क्या बोल रहे हो? इंक्लूजन बॉडी।
बोलो बच्चा, एक बार सब समझ में आ रहा है? डेफिनेटली कुछ ज्यादा हो रहा होगा, आई एग्री, मैं समझती भी हूँ, बट आप भी तो बड़े हो गए हो ना, कॉम्पिटिटिव हो गए हो तो पढ़ोगे ही बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं, बस इतना हो। समझ में आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया तो इसको एक बार 2 बार पढ़ोगे दिन में, फिर से एक बार वीडियो सुन लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बहुत धीरे पढ़ा रहे, देखो बेटा अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया है सिर्फ आज, बहुत स्लो चल रहा है। अब एक टर्म होता है प्रोटोबायोन, जब हम लेबोरेटरी में, जैसे हमने प्रोबायोन तुम्हें बताया था, प्रिमिटिव लाइफ जो पहले आया था, प्रोकैरियोटिक के पहले भी आए थे, प्रिमिटिव टू बायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट क्या होगा? प्रिमिटिव है लेकिन प्रोकैरियोटिक है और लेबोरेटरी में जनरेट की हुई प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, प्रोटोबायोन्ट पूछता है कि व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट, क्योंकि आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हो ना, तो प्रोकैरियोटिक ऐसे प्रोकैरियोटिक जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रोटोबायोन्ट। means the attempt to synthesize prokaryotic cells in the laboratory। और इसमें पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल आ जाता है, किस प्रोसेस से उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रोटोबायोन टेक्निक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा, अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड आपको चीजें नहीं बताई है मैंने, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी यूनिवर्सल कंपोनेंट है और उसको हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ ही। तो पहले सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म। तो अभी एक चीज बस यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे समझना है आपको? आप एक ग्लास पानी लो, पानी में शुगर डालो, स्पून लो और इसको रोटेट कराना स्टार्ट करो। तो आपको ये रोटेट करा के आप स्पून बाहर निकाल लो, तो भी आपको जिस स्पीड से आपने रोटेट कराया है, तो आप थोड़ी देर देखोगे वो पानी पानी घूम रहा है ग्लास के सरफेस के रिस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में आपने उसको घुमाया होगा वो अभी भी स्टिल घूम रहा है। ओके, तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो गया। साइटोप्लाज्म इतना तेज तो नहीं घूमेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म वहां पे रोटेट कर रहा है और ये रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक में। और ये साइटोस्केलेटन अभी बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था, एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। जो हम बताना चाह रहे हैं वो कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। जिस चीज की वजह से स्ट्रीमिंग हो रही है वही चीज नहीं है, ये साइटोस्केलेटन ही नहीं है इसके पास, तो ये स्ट्रीम नहीं करेगा। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूकैरियोटिक। बाकी हम साइटोप्लाज्म डिटेल और यूकैरियोटिक सेल्स कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चा, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आज का, एक बार सभी रिवाइज करोगे इसको, एंड फिर कोई डाउट हो तो कल पूछना मुझसे। कल स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थोड़ा टफ लग रहा है बेटा, लगना चाहिए टफ, तभी तो पता चलेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो बाय।